ओके, तो ऑसिलेशन क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? ऑसिलेशन। चलिए यार जरा इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, ऑसिलेशन। अब आपको आवाज आ रही होगी अच्छी सी प्यारी सी, ठीक है। तो देखिए ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, लीनियर वाइब्रेशन, नॉन लीनियर वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो हम लोग आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आपको सुना दूं कि ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स के, इस चैप्टर में फिजिक्स के लगभग सभी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का कंडीशन जहाँ जहाँ भी होगा, ठीक है, वहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और उस जगह पर ये चैप्टर अपीयर हो जाएगा, राइट ना। जैसे ग्रेविटेशन में भी ये चैप्टर अपीयर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अपीयर हो जाता है, कैपेसिटर में भी अपीयर हो जाता है, राइट ना। मैग्नेटिक फील्ड में भी अपीयर हो जाता है, वर्क एनर्जी पावर में भी अपीयर हो जाता है, रोटेशनल मोशन में भी अपीयर हो जाता है, ठीक है। और वेव मोशन तो कोई बात ही नहीं है प्यारे, इसके बिना तो होगा ही नहीं, राइट, ठीक है। तो हम लोग आज थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पर इस ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए दो टाइप के कंसेप्ट हैं, ठीक है, दो कंसेप्ट। यदि अपन डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, पीरियोडिक मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, तो ये कंसेप्ट NCERT से आया है, ठीक है, राइट ना। और यदि हम लॉ ऑफ फोर्स फॉर ऑसिलेटरी मोशन से चलें तो ये कंसेप्ट HC वर्मा एंड अदर जो बुक है उससे आया है, ठीक है। बात बराबर है, ठीक है, बात बराबर है, ठीक है। सीता जी राम जी के है ऐसा बोलो, या राम जी सीता जी के हैं ऐसा बोलो, बात बराबर। समझ गए कि नहीं? बात बराबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वर्मा जी के कंसेप्ट से चलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस जो होंगे वो NCERT ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, ताकि अपन को जेई में, नीट में, अगरम में, बगरम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ओके जी, खा पी के आए हो ना सब? सारे सब खा पी के आया ना? आर्यन नहीं दिख रहा मेरे आज। आर्यन और सिंह साहब आए कि नहीं आए पता नहीं यार, मैं बगीचा, हाँ आर्या तो दिखी है, आर्या, स्वराली ये सब दिख रही है, सानिका ये सब तो दिख रहे हैं, ठीक है। तो भोसले जी भी आ चुके हैं आज तो, राइट। तो चलिए कोई बात नहीं, सब मिल करके ऑसिलेशन का मजे लेते हैं। तो आइए
तो इस ऑसिलेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक मोशन। ठीक है। अब भैया पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अरे वो मोशन होता है जिसमें पाथ जो होता है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। द motion in which path of the particle is repeated, ठीक है, with respect to time, ठीक है, is called periodic motion, is called periodic motion। ठीक है, समझ गए कि नहीं प्यारे? इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ओके। अब ये प्रणव पापी आज इतना देर किया है, आज कई बच्चे बीच में गुटर पुटर करेंगे। पीरियोडिक मोशन। ओके जी। अब देखो मतलब क्या होना चाहिए? पाथ पीरियोडिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हो गया? पाथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीटेबल होना चाहिए। ओके। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जरा देखो, जैसे यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर यदि पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, क्या करें? पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ यदि ऐसा हो, ठीक है, ग्राफ कैसा हो? इस तरह का हो, राइट ना? समझ गए कि नहीं? यदि मान लीजिए ग्राफ कैसा, जैसे मान लो एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट, इसको ग्राफ नंबर 1 कर देता हूं। एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्लाइम्स अप, ठीक है, क्लाइम्स अप। ये मान लीजिए कोई चीज है, उस पर कोई इंसेक्ट चढ़ता है और फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर गिर जाता है। ठीक है, क्लाइम्स एंड फॉल्स डाउन, क्लाइम्स अप एंड फॉल्स डाउन। ठीक है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, राइट ना? मान लीजिए कि क्या होता है, कोई चाइल्ड जंपिंग कर रहा हो, ठीक है, जंपिंग ऑफ चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड क्लाइम्स या जंप्स, ठीक है, क्लाइम्स a step, ठीक है ना, एंड फॉल्स डाउन। ठीक है, अब उसके ग्राफ कैसे हो जाएंगे? उसके ग्राफ कैसे हो जाएंगे? जैसे मान लो प्यारे एक कोई बच्चा है, वो ऐसे ऐसे जंप कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, या कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो रॉक जंपिंग करते ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है? पीरियोडिक मोशन हो गया, नहीं हो गया? हाइट जो है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसके ग्राफ कैसे आएंगे? तो ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे। बच्चा जो है ना ऐसे रुका, फिर ये ऊपर जंप लिया, फिर वहां थोड़ा रुका, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर रुका, फिर नीचे गिरा, है ना, फिर ऐसे नीचे गिरा, और ये प्रोसेस चलता रहा। ठीक है, तो
एक्स टी पोजीशन और टाइम के बीच में यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग तो ऐसे ग्राफ आएंगे, राइट। अब देखो जी, यदि मान लीजिए आप लोग जानते हैं बॉल को, एक है बॉल को बाउंसिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, तब क्या होगा, थोड़ा सा आपको बीच में डिस्टर्ब करूंगा, नरेश सर का फोन है। हेलो, जरा सा। अब हम लोग यदि मान लीजिए कोई बच्चा जंपिंग कर रहा हो, ठीक है, तो उसका भी मोशन कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन, राइट ना। यदि मान लीजिए कि क्या होता है, एक थर्ड और एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग जानते हो एक बॉल लिया अपन ने, ठीक है, बॉल लिया और उसको ऐसे हाथ से बॉल लिया और उसको नीचे मारा, ठीक है, तो वो रिबाउंड होकर के अपने हाथ पे आएगा। फिर ऐसे ऐसे अपन बाउंसिंग ऑफ करते हैं ना बॉल की, ठीक है, तो वो कैसा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा, राइट ना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप जानते हो, ठीक है, बाउंसिंग ऑफ ए बॉल, ठीक है। अब इसमें आप जानते हो कि ये जो हाइट जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कैसे होगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से जब नीचे जाते समय हाफ जी टी स्क्वायर, एंड आप जानते हो जब बॉल ऊपर आएगा तब क्या फार्मूला लगेगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, राइट, ओके जी। तब इन दिस केस जो अपना ग्राफ होता है वो कैसे होता है, ये हटा रहा हूं इसको, ठीक है, अपना ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा जी, हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है, नहीं है, टी स्क्वायर, तो h और t के बीच में जो हमारा ग्राफ होगा, h का वैल्यू फिक्स, क्योंकि हमारा हैंड का जो हाइट यदि अपन ने फिक्स कर लिया तो दैट इज फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से बॉल को गिराएंगे तो वो ऐसे गिरेगा, ठीक है, उसका पाथ वो कम होता जाएगा ना, ठीक है, रेफरेंस नीचे से लेते, फिर यहाँ से रिबाउंस होकर के यहाँ तक आएगा, ठीक, फिर वो यहाँ से इस तरह से ऐसे गिरेगा, फिर रिबाउंस होकर के ऊपर जाएगा, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। ये सब क्या है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के पीरियोडिक मोशंस को भी जानते हैं। कैसे जानते हैं, तो जरा देखो, यहाँ पर अपन जानते हैं कि एक पेंडुलम ले लीजिए, ठीक है, एक पेंडुलम ले लीजिए, ठीक है। अब 4 नंबर का एक एग्जांपल देख लीजिए जरा, एक पेंडुलम लिया, पेंडुलम को आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड किया यहाँ से, तो ये पेंडुलम कहाँ जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से इधर ऐसे आएगा, ठीक है, नहीं, और इस तरह से ये पेंडुलम अपने इनिशियल पोजीशन के दोनों साइड इधर से इधर गया, फिर इधर लौट के आया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, और इस तरह से ये ऑसिलेट होता रहेगा, राइट ना। तो ये भी पीरियोडिक मोशन है। और देखो, लेकिन इसका जो इक्वेशन होगा, ठीक है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलग हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं भाई, हम लोग क्या जानते हैं, यदि मान लीजिए एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एक स्प्रिंग ले लिया, उसमें एक मास का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, ठीक है, नहीं,
राइट ना। अब इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब इसको कंप्रेस करके या स्ट्रेच्ड करके छोड़ते हैं तो ये ब्लॉक क्या करता है कि पर्टिकुलर पोजीशन के दोनों साइड, ठीक है ना, दोनों साइड, ये मान लीजिए इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, इस तरह से, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर पोजीशन के ये पॉइंट ओ है, ये भी इसका पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ के इधर उधर पर्टिकुलर पोजीशन पर के बीच में मूव करने लगता है, ठीक है, राइट ना। तो ये भी पीरियोडिक मोशन, ये भी पीरियोडिक मोशन, ये भी पीरियोडिक मोशन, ठीक है। लेकिन इस दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, बीच में कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, राइट ना, यहाँ पर एक फिक्स्ड पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल उस पोजीशन को रीगेन करता है, ठीक है ना, ओके जी, रीगेन करता है, राइट। तो यहाँ पर जरा देखिए प्यारे, यहाँ पर जरा देखो क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, इस दोनों में ठीक, तो इस दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, इस दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पर बीच में एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, राइट, जिसके दोनों साइड पार्टिकल पीरियोडिक मोशन करता है, और यहाँ पर ऐसा बीच में कोई पॉइंट नहीं है जिसके दोनों साइड पार्टिकल पीरियोडिक मोशन करता हो, ठीक है। तो ये ऐसे मोशन जो होंगे इसको क्या कहेंगे, केवल सिंपल पीरियोडिक मोशन, ये सब क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन क्या कहलाएंगे, ये पर पीरियोडिक मोशंस क्या कहलाएंगे, ऑसिलेशन, क्या कहलाएंगे, ऑसिलेशन, राइट ना, ठीक है। और ये जो बीच में पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ये जो बीच में पॉइंट है ना यहाँ पर, ठीक है, जिसके दोनों साइड ये वाइब्रेट कर रहा हो और ये वाइब्रेट कर रहा हो, इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, राइट ना, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन इज स्पेशल कंडीशन ऑफ पीरियोडिक मोशन, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस must be periodic motion also, but all periodic motion cannot be oscillatory motion, ठीक है, समझ गई जी, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर अपन ने क्या सीखा यहाँ पर पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, है ना। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, या पीरियोडिक मोशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम व्हिच मस्ट बी रिपीटेबल, ठीक है। तो देखिए जरा, रिपीटेबल होना चाहिए तो उसका पीरियोडिक टाइम भी होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए कि कोई डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t
टर्म्स हो, मतलब साइंजेंट फंक्शन है, और x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है। समझ गए? ठीक है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम, दिस डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम डिपेंडेंट है कि नहीं? ठीक है, तो ये कैसे है? टाइम डिपेंडेंट है। और देखना जरा, यदि आप इसमें जरा गौर फरमाइएगा, इस इक्वेशन में यदि आप क्या करो, जरा देखना यहाँ, ये कैसा होना चाहिए? पीरियोडिक, दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो मान लीजिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई कर दो तुम। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई। ठीक है, अब ये 2 पाई का मतलब जानते हो आप, 360, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? राइट ना? तो यहाँ पर ये जो 2 पाई है, मतलब 2 पाई हियर ओमेगा टी, यदि मान लीजिए ये फंक्शन जो है ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो टी इज इक्वल टू कितनी झाला? 2 पाई बाय ओमेगा, राइट ना? टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, राइट? तो ये जो टाइम है, इस टाइम के बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है वो कैसा हो जाएगा? पीरियोडिक हो गया, बदल गया, रिपीट करेगा वो क्या करेगा? पोजीशन को रिपीट करा, है ना? ओके, तो इसी को क्या कहते हैं? पीरियोडिक टाइम टी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पीरियोडिक टाइम। ठीक है, राइट ना? क्या कहेंगे? पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम क्या होता है? वो टाइम इंटरवल जिसके बाद पार्टिकल अपने आप को राइट ना, पार्टिकल क्या हो? अपने आप को, अपने पोजीशन को रिपीट करता हो, क्या कहलाएगा? पीरियोडिक टाइम। ठीक है, तो पीरियड इस ऐसे मोशन में पीरियोडिक टाइम क्या हो गया? 2 पाई बाय ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ठीक है, तो ये पीरियोडिक टाइम हो गया, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? एक सेकंड में पार्टिकल जितनी बार वाइब्रेट करता है, ठीक है ना, एक सेकंड में पार्टिकल जितनी बार वाइब्रेट करेगा, ठीक है, उस नंबर को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो फिर उस नंबर को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? रेसिप्रोकेशन ऑफ पीरियोडिक टाइम टी। अब इसमें ज्यादा टाइम लॉस नहीं करने का, इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए? टाइम का फंक्शन होना चाहिए। किसका होना चाहिए? टाइम का फंक्शन होना चाहिए। ऑसिलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? टाइम का फंक्शन होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीटेबल होना चाहिए।
ठीक है, रिपीटेबल होना चाहिए। ओके, अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑसिलेशन में कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। क्या देखेंगे? कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन। और वाइब्रेशन को भी थोड़ा देख लीजिए, वाइब्रेशन, ठीक है, ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन, ऐसा देखो। ठीक, तो अभी आपने देखा ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन, ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन व्हिच पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ, ठीक है, इन आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। पार्टिकल अपने पाथ को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिपीट करता है, एक नंबर। दूसरा क्या हो गया? ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है उसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या होता? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ, वो जो सेंटर पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। समझ गए? तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने का एक एग्जांपल मैंने अभी वहां पर आपको दिया। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी, मान लीजिए m मास का एक ब्लॉक है, m मास का एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये कैसा है? ये यहाँ पर रुका हुआ है। अब यदि इस ब्लॉक को आपने यहाँ तक खींचा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक खींचा, ठीक है, तो यहाँ x इज इक्वल टू प्लस ए, मान लिया आपने ऐसा खींच करके ये यहाँ से यहाँ तक खींचा तो प्लस है। अब छोड़ा आपने तो ये क्या करेगा? ये इधर की तरफ आएगा, फिर इधर, यहाँ रुकेगा नहीं, इधर की तरफ आएगा और यहाँ तक x इज इक्वल टू माइनस ए तक आता है। समझ गए? राइट ना? इसको प्लस ए तक यदि स्ट्रेच्ड करके छोड़ोगे आप तो ये कहाँ तक आएगा? माइनस ए तक आएगा। समझ गए? इसको माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इसको यदि रेफरेंस पॉइंट लिया अपन ने, ठीक है, तो स्वाभाविक है ना, इसको प्लस ए लिखना पड़ेगा, इसके माइनस ए लिखना पड़ेगा। ओके जी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, राइट। अब ये पार्टिकल, ये ब्लॉक, इसको यहाँ लाया अपन ने, m मास का ब्लॉक है, ये यहाँ तक लाया, छोड़ा तो ये यहाँ तक आया, यहाँ तक रुकता नहीं है, वो यहाँ तक आएगा, फिर इसके बाद ये क्या करता है? इधर आएगा, फिर इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आता है और फिर रिपीट होना शुरू करता है, राइट। अब मान लीजिए ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम, फिर क्या अपना पाथ रिपीट करेगा ना, राइट ना, रिपीट करेगा। तो टोटल टाइम यदि t होता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? t/4, नहीं, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? t/4, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? t/4, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? t/4। ओके, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी? 0। इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? 0, राइट ना। तो वेलोसिटी जब 0 होगी, जरा गौर फरमाइए, वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया यहाँ पर? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी चला? हियर एंड हियर 0, ठीक है। मतलब जो रेफरेंस पॉइंट आपने लिया है, रेफरेंस पॉइंट लिया है, उस रेफरेंस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है।
पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल लॉजिक, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो मीन्स मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो मिनिमम, है ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी तो पोजीशन डिपेंडेंट होता ना भाई, और पोजीशन यहाँ से मैक्सिमम है, इकडे पोजीशन मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी सगा मैक्सिमम, ओके। अब इस पॉइंट पर यदि आपसे कोई बोलेगा प्यारे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो पोजीशन क्या हो गया यहाँ पर, जीरो नहीं हो गया, पार्टिकल यहाँ से जब राउट करके यहाँ आएगा या यहाँ से आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि पोजीशन जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मीन्स मिनिमम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उसका उल्टा मैक्सिमम, है ना, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन व्हिच पार्टिकल एग्जीक्यूट मोशन सच एज, मैंने किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करता है। और देखिए जरा, और देखो ये जो मोशन हुआ है अपन ने इसको स्ट्रेच्ड करके यहाँ छोड़ा, यहाँ पर छोड़ा, तो यहाँ से इसको लाने वाला कोई होना चाहिए, होना चाहिए ना, ठीक है, लाने वाला होना चाहिए। तो जरा इसको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए जरा, आपने क्या किया है, ये देखिए यह है मास का पार्टिकल, इसको आपने प्लस ए तक ले गया, कहां तक ले गया, प्लस ए तक ले गए, x इक्वल टू प्लस ए, और ये कंप्रेस होकर के फिर x इक्वल टू माइनस ए इधर आया, ओके। जरा बात फरमाइए, तो x इक्वल ये ऐसा लाया बने इधर से, ठीक है, तो इसको लाने वाला कोई होना चाहिए, तो वो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या करता है, इसको इधर लाता है, इसको इधर लाता है, ठीक है, मतलब जब ये यहाँ पर होता है तो इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लगता है, गौर फरमाइए जरा, फोर्स इधर की तरफ लगता है इस मास के पार्टिकल पर, और जब ये इधर होता है, यहाँ पर होता है, तब फोर्स किधर लगता है, इधर की तरफ। ये स्प्रिंग जो होगा ना, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, वो क्या करेगा, उसको धक्के मारेगा ऑब्जेक्ट यहाँ, फाइनली ऑब्जेक्ट रुकेगा कहाँ, ओ पॉइंट पर, फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ रुकेगा, ओ पॉइंट पर रुकेगा, समझ गए। तो जब ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पर रुक जाएगा, ठीक है, तो ऐसे उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, और वहां पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, नेट फोर्स क्या होगा वहां पर, जीरो, ठीक है। यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो, लेकिन इनर्शिया के कारण वो उधर चला जाता है, समझ गए, नेट फोर्स जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर इकडे वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ वेलोसिटी भी मैक्सिमम होता होगा ना, बिल्कुल मस्त, इकडे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, वी मैक्स, समझ गए, ठीक है, ओके जी। तो कहने का मतलब ये हुआ, इट मीन्स ऐसे मोशन में फोर्स जो पार्टिकल पर, ब्लॉक पर फोर्स लगता है, दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, उस सेंटर के टुवर्ड्स होता है, राइट ना, ठीक है। मतलब हम फोर्स के टर्म्स में यदि इसको एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं, इफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए पार्टिकल इज always along the direction of a fixed point, ठीक है, then such type of motion is called oscillation, oscillation, ठीक है, ऐसा मोशन क्या कहलाता है,
ऑसिलेशन। अब देखो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है। यदि फ्रीक्वेंसी कम हो तो ऐसे मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे ये पेंडुलम है, आपने इसको वाइब्रेट करके छोड़ा तो क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन। ये ब्लॉक है, यदि आपने इसको डिस्प्लेस्ड करके छोड़ा क्या कहलाएंगे, ऑसिलेशन। लेकिन सोचो जरा सा, यदि मान लीजिए कि दो प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, समझ गए, जरा गौर फरमाना। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर क्या है, एक चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज और प्लस क्यू है, समझ गए, ठीक है। अब इसके बीच में यदि माइनस क्यू चार्ज दिया और रखा अपन ने, ठीक, और इसको इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर मान लो धकेल दोगे और इधर धकेल दोगे, इधर थोड़ा सा पुश किया तो इधर आ जाएगा, उधर पुश करेंगे तो उसके पास आ जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स के कारण। लेकिन इस लाइन के अलोंग मान लीजिए इसको यहाँ से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x तक आपने डिस्प्लेस्ड किया ऊपर की तरफ, ठीक है, इस पॉइंट O से ऊपर की तरफ डिस्प्लेस्ड किया, राइट ना, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करने लगेगा, है ना। ऐसे इसके मोशन को यदि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो तो ऑसिलेशन, और यदि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो तो क्या कहलाएगा, वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन। आए समझ में, ठीक है। क्या कहलाएगा, यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वाइब्रेशन, तो जैसे फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह, मतलब चार्ज पार्टिकल ही वाइब्रेट करेगा, तो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं ना, तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यदि वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशनल मोशन कहलाएगा, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है यदि, तो वाइब्रेशनल मोशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई ऐसा बॉडी है जो कम ऑसिलेशन से, कम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, कि ऑसिलेटरी मोशन में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, फोर्स उस ऑलवेज उस फिक्स्ड पॉइंट के टुवर्ड्स होता है। इधर आएगा तो भी फोर्स का डायरेक्शन उधर की तरफ, और इधर आएगा तो भी फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ, ठीक है, राइट ना। और देखो थर्ड पॉइंट, यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल को वो कैसा पोजीशन है जिसमें पार्टिकल को डिस्प्लेस्ड करेंगे तो ऐसा मोशन होगा, तो इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, जरा देखिए, है ना, कंडीशन फॉर, ये जो ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा अपन ने, ठीक है, तो उसमें कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन, OM, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है जी, कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन, नंबर 1, particle must be in a stable equilibrium position, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की पहचान क्या होती है, ये क्या होती है, F नेट 0, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी PE मिनिमम होता है कि नहीं, मिनिमम, और मेन चीज क्या होता है, इट मस्ट बी रीगेन,
इट मस्ट बी रीगेन। ठीक है, ये यहाँ पर कोई पार्टिकल है तो वो रीगेन हो सकता है, राइट। तो अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए, और उसमें एक और बात होगी, एफ नेट 0 पर पार्टिकल होना चाहिए। और क्या नंबर टू व्हेन पार्टिकल इज displaced by small displacement from such stable equilibrium position, then it starts to oscillate। ठीक है, ऑसिलेट करने लगता है, राइट। एंड इन दिस केस, and in this case F is force exerted on particle F must be directly proportional to minus x. It is very important. Must directly proportional to minus x. ओके, ठीक है। तो अभी आपने देखा पार्टिकल को, यदि मान लीजिए कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और ये यहाँ पर ये मीन पोजीशन पर रखा हुआ था ऐसे, ठीक है। जब आपने इसको स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं किया तो वो ये ऐसे रखा हुआ था, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगा, इसका अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में क्या कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। हर्षदा इतने देर बाद आई, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो इसको, यदि आप यहाँ पर, मैंने आपको अभी बोला था कि यहाँ से मान लो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से एक P पॉइंट तक ले जाते हैं, यहाँ से X तक ले गए अपन, ठीक है। तो स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग इसको किधर लाना चाहेगा, इधर की तरफ, ठीक है, राइट ना। तो इसको इधर की तरफ कौन ले जाएगा, स्प्रिंग ले जाएगा, राइट ना। तो इस पोजीशन को रीस्टोर कौन कराएगा, स्प्रिंग कराएगा। तो स्प्रिंग के कारण जो इस ब्लॉक पर फोर्स लगता है वो ये क्या हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और रीस्टोरिंग फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, इस पोजीशन पर डिपेंड करेगा, राइट ना। अब x का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो आपको फोर्स उतने ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब उसमें फोर्स जो अपीयर होगा वो भी उतने ज्यादा होगा, है ना, ठीक है, ओके। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस x। अब तुम कहोगे ये माइनस क्यों लिया, तो देख जरा, इधर x पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन तिकड़े। अब इधर तुम इसको कंप्रेस करते, यदि आप इसको क्या करते, कंप्रेस करते, राइट। यहाँ पर मान लो इधर आते, इधर ये x पॉजिटिव, तो ये x क्या हो जाता भाई, नेगेटिव माइनस x होता ना, ठीक है, राइट। तो इस कंडीशन कंप्रेस करते, स्प्रिंग क्या करता है, इसको इधर की तरफ धकेलेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर क्या हो गया, इधर की तरफ। तो जब ये माइनस x होगा, व्हेन दिस इज माइनस x, तो F क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज
टुवर्ड्स द सेंटर, इधर था तो इधर की तरफ, और जब इधर था तो इधर की तरफ। ओके, समझ में आया, राइट ना। तो F इज इक्वल टू माइनस के एस। अब देखो यहाँ पर F इज इक्वल टू, आप ये जानते हो एक के लिखते हैं, ठीक है। इसके को क्या कहते हैं, इसके को क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। हियर K is called a spring constant, ठीक है, या फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए जरा, अब यहीं से ये क्या हो गया, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो गया। इसको थोड़ा सा आप और आगे बढ़ा दीजिए यहाँ पर। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोग जानते हो कि फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर you can write here A is equal to minus K by M into X, ठीक है, माइनस K by M into X। ओके, तो दिस पार्ट इज कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट। K क्या है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, M क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक है ना, मास ऑफ द ब्लॉक है। और इसमें मजेदार चीज देखो जरा, कि यदि कोई फिक्शन विक्शन नहीं हो, समझ रहे हो ना, यदि फिक्शन वगैरह नहीं हो, एयर रेजिस्टेंस नहीं हो, तो पेंडुलम को अपन यदि थोड़ा वो करेंगे तो वो क्या होगा, ऑसिलेट होता रहेगा, ऑसिलेट होता रहेगा, ठीक है। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया अपन ने, इसको यदि अपन ने ऐसे प्रेस करके और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो इसका पीरियोडिक टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ गए, मतलब ये जो पार्ट है वो पीरियोडिक टाइम से रिलेटेड मामला होना चाहिए, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मामला होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मामला होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हियर K बाय M इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, समझे। तो ओमेगा, इस ओमेगा को क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू, आप यदि इसको बनाइए, या K इज इक्वल टू लिखते हैं, आप देखना जरा, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, M इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा इज इक्वल टू, आप समझ सकते हो, K बाय M, राइट ना। और ओमेगा इज इक्वल टू, और क्या जानते हैं आप, 2 पाई बाय टी, है ना, 2 पाई बाय टी, तो रूट K बाय M। तो पीरियोडिक टाइम ऑफ दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2 पाई रूट M बाय K हो गया, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ सच टाइप ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट K बाय M। ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिस्टम की प्रॉपर्टी हो गई। ये किसकी, ब्लॉक, M क्या हो गया, मास ऑफ द ब्लॉक, K क्या हो गया, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी, है ना, राइट ना। तो ये K कहाँ से आएगा, K कहाँ से आएगा, फोर्स से आया, फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइडेड करने वाला जो मीडियम है वो K देगा, राइट ना, वो K देगा। जैसे अभी आपका जो नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में वाइब्रेट कर रहा था, ठीक है, तो वहां पर K अलग देगा कोई, है कि नहीं है,
मास तो उसी पार्टिकल का होगा ना, ऑसिलेट होने वाला चार्ज पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, ऑसिलेट होने वाला ब्लॉक है, राइट। और k कौन देगा, स्प्रिंग मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। इसी तरह से जानते हो k जो है अलग अलग पार्टिकल यदि अलग अलग तरीके से यदि वाइब्रेट कर रहा हो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज के कारण, तो k के वैल्यू उस मीडियम पर डिपेंड करता है, राइट ना। जैसे मान लीजिए कि एक गैस वो लीजिए, गैस और पिस्टन सिस्टम ले लीजिए, और वो पिस्टन का इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, राइट। और पिस्टन को अपन ने थोड़ा कंप्रेस करके छोड़ दिया, थोड़ा दबा करके छोड़ दिया, तो ऊपर नीचे होने लगेगा। इसी तरह से एक पीस ऑफ कॉर्क यदि वाटर सरफेस पर फ्लोटिंग कर रहा है और उसको थोड़ा दबा करके छोड़ दिया, वो ऊपर नीचे होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर के कौन देगा, जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कराएगा, राइट ना, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करेंगे और वहां से के का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट ना, ठीक है। तो के का वैल्यू किस पर डिपेंड किया, मीडियम के उसके नेचर पर जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कराता है, ओके, ठीक है। पीरियोडिक टाइम वहां से निकल जाएगा, डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट टाइप का होगा, राइट ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ एक चीज ये कॉमन हो गया कि A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए। A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मीन्स जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन है ना, acceleration of the particle during oscillatory motion A is equal to minus omega square x, ठीक है, ओके जी। तो it is also we can write here this is constant, A is directly proportional to minus x. These are the condition for simple harmonic oscillation, oscillatory motion में चलिए अभी SHM थोड़ा सा, वैसे SHM का ही बात चल गया ये, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा। तो ये जो फोर्स है, ये जो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसी को क्या कहते हैं, फोर्स लॉ ऑफ ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, फोर्स लॉ ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ओके जी। अब देखिए जरा, अब देखो क्या होता है, आपसे कोई बोलेगा कि ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन एंड फोर्स एक्साइटेड ऑन दैट पार्टिकल इज एफ, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज एक्स, ठीक है। देन ग्राफ बिटवीन देम ड्यूरिंग oscillatory motion, graph between applied force F and position x, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, अभी आपने इक्वेशन पढ़ा ना, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा होगा, सोचो जरा सा, x यदि पॉजिटिव है तो F नेगेटिव, ठीक है, x यदि नेगेटिव होगा तो F क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, ठीक। और ये कांस्टेंट है, मतलब क्या होना, स्लोप लीनियर होना चाहिए, तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, कैसा लाइन आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ गया इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर F और यहाँ पर x, ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ लेंगे, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज की मुलाकात बस इतनी, ओके, फिर जय हिंद।